सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे 100 बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर देखेंगे हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वीडियो को लास्ट में करेंगे। तो वीडियो को देखना है लास्ट तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बात और बताते हैं आपको, बढ़िया बात, कि अगर आप पहली बार हैं चैनल पर क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो है रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, और ऐसे भी हम हिंदी का चैप्टर वाइज करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में, फिर लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। तो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, देखना है आपको कि 100 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, और ईमानदारी से बताना है, लास्ट में चाहिए अच्छे नंबर बच्चों से। ठीक है ना। पिछला बार कितना लाए थे, 452 तक लाए थे, 439 लाया था, 423 लाया था, इस टाइप से लाया था। ठीक है, तो इस बार भी आपको देना है अच्छा नंबर। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, बताइएगा। अष्टयाम, लहर, कामयानी या फिर मुकुल। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको करना है प्रैक्टिस, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है। जो अभी तक पढ़े हैं उसको लाइए दिमाग में। ठीक है ना, और आंसर को करिए। यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है पर हम यहाँ पे झाँक दिए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ताकि आपको दिमाग पर थोड़ा जोर पड़े कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, बाकी तो हम बतेबे करेंगे, फिर बाद में पीडीएफ भी दे देंगे आपको। तो इसका जो आंसर है कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कामयानी, है ना। यानी कि तुमुल कोलाहल कला में जो शीर्षक कविता किस महाकाव्य से लिया गया है, यहाँ पे किस महाकाव्य या फिर किस महाकाव्य का अंश है। ठीक है ना, तो आपका कामयानी का है। ठीक है ना। चलिए आगे है कि एक यहाँ पे कवित्री का नाम बताना है जो कि क्या की थी, 9 तक पढ़ाई लिखाई की। ठीक है ना, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर क्या कर दी थी, कूद गई थी आंदोलन में। कौन सा आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, तो वो थी आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर। ठीक है ना, यौ मलेच्छा वंश पर शेष शिवराज हैं। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से ली गई है, बताइएगा। कवित से, तुलसीदास के पद से, छपाई से, फिर सूरदास के पद से। तो कहाँ से लिया गया दोस्त, लिया गया आपका कवित से लिया गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी इसको कह लीजिए VVI। ठीक है ना। चलिए, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, भूषण, भूषण जी हैं जो किस रस को दिए प्रमुखता, है ना। तो किसका दिए हैं, तो वो दिए हैं आपको वीर रस को दिए हैं प्रमुखता। ठीक है ना, मेन उसी को माना है। ठीक है, वीर रस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही VVI है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, बताइएगा। जातीय महाकवि हैं, तो छंद महाकवि हैं, अंतर्जातीय कवि महाकवि हैं, या फिर रूढ़िवादी महाकवि हैं। तो कैसे हैं दोस्त, तो हैं आपका जातीय महाकवि हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाला बात तो है नहीं कि डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी में जब हम करवाएंगे, अंग्रेजी का जब करवाएंगे हम क्वेश्चन, तब उस वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है डिस्कस करने के लिए कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। जब आप माँ बोलते हैं तो अब कहाँ से इसका आवाज़ निकल रहा है, माँ 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 माँ। हल्का सा तो कर्ण से हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है, पर बिना ओठ के आप नहीं बोल सकते हैं माँ। अगर आप होठ को अगर फैल फैल करके बोलिएगा माँ, तो नहीं बुलाएगा कभी नहीं। यानी कि जो हेल्प ले रहे हैं, मेन हेल्प ले रहे हैं हम ओट्स का ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। माँ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है ओष्ठ। ठीक है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पृथ्वी प्लस क्या हो जाएगा, इस, और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका बड़ी ई रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है, बताइएगा। परमेश्वर ये लिखा हुआ है, परमेश्वर लिखा हुआ है, ये सही है, फिर परीक्षण सही है, फिर प्राण सही है, फिर परीक्षा सही है। तो क्या सही है, जो प्राण होता है आपका कैसे लिखाता है, प्राण ऐसे नहीं लिखाता है आपका। तो आपका ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, परीक्षण में इधर से होता है। ठीक है, परीक्षा बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। वाराणसी शब्द है जो कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो क्या है ये है आपका व्यक्तिवाचक है। कैसे व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वाराणसी जो पूरा भारत में है, दुनिया में एक ही जगह है ना, मेन खास जगह
है ना। ऐसे हम बोलते हैं पटना, तो पटना क्या है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। गया बोलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी जो मतलब कि खास स्थान का नाम ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेसेस का नाम क्या होता है, क्या होता है व्यक्तिवाचक, है ना। आगे देखिए, नगर शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, फिर भयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो नगर शब्द क्या है आपका, तो यह आपका है पुल्लिंग है, ठीक है ना। आप नगर में कुछ शब्द जोड़ कर देखिए, आपका वो पुल्लिंग ही बनता है, ठीक है ना। मैं नगर जाता हूँ और सीता नगर जाती है। नगर 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 जो वहाँ पे शब्द बन रहा है वो क्या है आपका पुल्लिंग बन रहा है, ठीक है ना। नगर से कुछ फल ले आओ, तो नगर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी में पूछा गया है कि वचन के प्रकार कितने होते हैं, बताइएगा। एक दो तीन या फिर चार, कितने होते हैं, तो होते हैं हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितना होता है, तो दो प्रकार के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बोल रहे हैं बार बार कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोई नहीं कराता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, हमारी मेहनत के लिए, और आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। और ऐसे भी चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा जो वीडियो अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर ही अपलोड हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखिए कि तीर से बाघ मार दिया, किस कारक का उदाहरण है। तीर से ना बाघ मारा गया है ना, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से तो से यहाँ पे आ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि तीर से मारा है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। कोई है ना, ये कोई भी है ना, और एक यहाँ पे ए आदमी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये मेरा छोटा भाई सौरभ है, ठीक है। तो ये क्या किसको कौन सा मतलब कि किसका उदाहरण दर्शा रहा है, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक या फिर संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। अब कोई कह रहा है कि ये ही मेरा भाई है ना, तो नॉर्मल तो बोल रहा है ना कि क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है ना। कंफर्म बोल रहा है वो, ठीक है, कि यही मेरा छोटा भाई है सौरभ है, ठीक है। जब कन्फर्म बोल रहा है यानी कि निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। कन्फर्म बोल रहा तो क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है। आगे समझ में। और अगर देखिए यहाँ पे भी आपका है अनिश्चयवाचक, इसका उदाहरण कैसे होगा, ऐसे बोलेगा ना, आप बोल सकते हैं कि लगता है वह सोहन का भाई है। लगता है यानी कि कन्फर्म नहीं है, तो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप है ना छोड़ सकते हैं। आगे क्या है कि शब्दधन कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, गुणवाचक या फिर सर्वनामिक। तो क्या है दोस्त शब्दधन, तो क्या हो जाएगा आपका ये। अब कौन बता रहा है क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी मतलब क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, यानी कि शब्दधन, तो आपका हो जाएगा परिमाणबोधक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया का भेद पूछा गया है कि क्रिया का भेद कितना होता है, तो कितना होता है, बढ़िया से पता है आपको है कि क्रिया का 2 भेद होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर का वो बेचना है ना, वो जो बेचते हैं ना कि टूटा फूटा कढ़ाई है तो वो हमको दीजिए या फिर बढ़िया देते हैं। बोलने का भी पेट है अपना, है ना, बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं। और आप भी अपनी मेहनत करिए ताकि आपको इतना कष्ट नहीं करना पड़े। चलिए, 16 वाला क्या कह रहा है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का, भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल या फिर भविष्य काल का, कहेगा। तो भाई वह जाएगा है ना कि फ्यूचर का बात कर रहा है, तो यानी कि भविष्य काल, ठीक है ना। अभी गया नहीं है, जाएगा यानी कि भविष्य में जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, फिर तद्भव है। तो पगड़ी क्या है आपका बताइएगा, तो आपका ये हम लोग का देश का भाषा है, यानी कि पगड़ी बांध लो, चाचा पगड़ी बांध ला, यानी कि देश का भाषा है ना, तो देशज है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, आगे क्या है 18 वाला कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस शब्दों के जो खंड सार्थक ना हो उसे कहते हैं रूढ़, है ना, रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन जिसका जो खंड सार्थक हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी योगरूढ़ कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि बताओ बाबू, क्या बताओ कि विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी कि विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के जो मेन शब्द है उसके पहले लगता है ना, उसका अर्थ बदल देता है। तो आपका वी है ना, वी क्या है आपका यहाँ पे उपसर्ग है ना। नए कोई शब्द है लेकिन नए के सब पहले आ गया आपका वी आ गया, ठीक है ना।
नहीं तो यहाँ पे कोई शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वी लगाएं तो क्या हो गया, इसका शब्द निकल गया विनय। विनय मतलब होता है खुशी, है ना। तो परिवर्तन कर दिया पूरा शब्द को, तो जब शब्द के पहले लगता है ना, जिसका मतलब सबसे पहले शुरू से अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही वी लगा अर्थ निकल गया, तो आपका यहाँ वो उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा, ठीक है ना। वंदना में पूछा है कि प्रत्यय, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है बताइएगा। प्रत्यय माने कि पीछे जो लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वंदना ना, ठीक है ना। और लास्ट में आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे बहुत सही समझाए हैं भाई, मतलब कि चैप्टर वाइज हम करवाए हैं ग्रामर का, देखिए तब पूरा समझ में आ जाएगा, घुस जाएगा पूरा दिमाग में। इतना मतलब कि सीरियस कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, फ्री में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा वीडियो चेक करिए, प्लेलिस्ट में सारा कुछ पड़ा हुआ है आपके लिए मटेरियल। बस इतना पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। मामा शब्द का का विशेषण क्या होगा, तो मामा का क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मामा का हो जाएगा ममेरा हो जाएगा, ठीक है ना। और चाचा का क्या हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा चचेरा। नमक का नमकीन, इसे पता है ना, बढ़िया से पता है, ठीक है। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्या है ये आपका है अव्ययी भाव है, ठीक है ना। और समास भी पढ़ाए हैं, उसका ट्रिक भी बताए हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, चेक करिए ग्रामर का प्ले लिस्ट, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पूछा गया यहाँ पे, तो कितना होता है रचना की दृष्टि से, तो आपका होता है टोटल 3 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है ना। यानी कि उसके पास हर संकट था, है ना, और वो उससे मतलब पूरा घिरा हुआ था, वो बहुत टेंशन में था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। ये है तो किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपका यह है सरल वाक्य का उदाहरण है ना। कि संकटों से घिरा हुआ था फिर भी वो निराश नहीं हुआ, नॉर्मल वर्ड है, तो आपका सरल वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। और ऐसे प्रश्नवाचक कैसे होता, जैसे ऐसे रहता कि वह हर तरह के संकटों से घिरा हुआ है फिर भी वह निराश नहीं हुआ, क्यों, क्यों अगर यहाँ लगाता है लास्ट में क्यों, तो और क्यों लगा के करता प्रश्न का देता चिन्ह, तो है तो आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे छाट सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, निम्न से शुद्ध वाक्य पूछा गया कि कौन है आपका। देखिए आगे ये से पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि यह कहना आपकी गलती है ना, लग रहा है कि ये भी सही है ना, लग तो रहा है कि यही सही है, और यही सही है ऑप्शन। देखिए आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार और बोल रहे हैं, आंसर पर आपको ध्यान नहीं देना है, ज़रा सा भी नहीं, आपको पहले पढ़ना है पूरा ऑप्शन। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र है। और फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं चरखा काटना चाहिए, तो ऐसा तो लग रहा है कि चारों सही है ना, लेकिन कुछ गलती यहाँ पर है। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो यहाँ पे गलती आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो देखिए अगर संकेत मात्र जगह पर रहता है, यहाँ पर रहता साथ में रहता ही, तो बिल्कुल ही सही होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा ही मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है कि शुद्ध वाक्य कौन है, तो इस तरह से आप मतलब पढ़ के देखिएगा कि कौन सही लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि अतरंग का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। अतरंग का विलोम पूछा गया क्या होगा, अल्प होगा, बहिरंग होगा, अपेक्षा होगा या फिर अनुग्रह होगा, तो क्या होगा अतरंग का, तो होगा आपका अतरंग का क्या होगा, बहिरंग होगा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और ये जो देखिए बता रहे हैं, ये जो विलोम शब्द का है, एक हम पूरा वीडियो बनाए हैं, जस्ट इसके 10-15 वीडियो के जस्ट नीचे होगा पीला कलर का पोस्टर होगा, देखिएगा विलोम शब्द, उसमें लगता है कि 300 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा विलोम शब्द, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोला। आगे देखिए कि जिसके समान द्वितीय नहीं है ना, मतलब कि उसके जैसा कोई भी नहीं है ना, एकदम अलग है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा अद्वितीय, है ना। यानी कि सिर्फ जस्ट वही, जैसे कि नहीं कहते हैं कि आप तो एकदम अद्वितीय हैं महाराज, यानी कि आपके ऐसा कोई नहीं है ना। तो जो मतलब दूसरे से मैच नहीं करे, वो सिर्फ अकेला हो तो उसको कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा, चाल चलना या फिर याचना करना, धोखा देना, इस तरह से व्याकुल होना, तो क्या होगा, तो अंगारों पर लौटना। तो अंगारों पर लौटना मतलब कि वहाँ पे क्या है, वो व्याकुल है ना। अगर कोई चल रहा है अंगारा पर, तो क्या होगा, उसको पैर में गर्माहट मिलेगा,
फोड़ा फुंसी उठ जाएगा बाद में, है ना, जलने के बाद। तो अगर आप चलते हैं अंगारा पर, यानी कि चलते हैं आग पर, तो क्या हो जाएंगे आप, व्याकुल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे आप बता इसे बोल सकते हैं कि इस तरह से व्याकुल होना, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइएगा। अश्व मतलब क्या होता है, समझिए। अश्व मतलब क्या होता है, आपका घोड़ा होता है ना, हॉर्स, है ना। तो हश्व का क्या हो जाएगा, आपका तुरंग हो जाएगा। बाजी भी होता है ना, बहुत होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और पर्यायवाची शब्द का भी हम एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। पीला कलर का उसका भी पोस्टर है ना, देख लीजिएगा। येलो कलर का पोस्टर है, जस्ट इसके 10-15 वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसको भी जाके इसके बाद। ठीक है, कह रहा है कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, बताइएगा। अब देखिए, एक तो क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुस्तकालय को खरीदा जा रहा है, ठीक है ना, और कौन खरीदा है, तो उसको मित्र का था वो, है ना, वो खरीदा है। तो यहाँ पे दो दो इंसान का यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वाक्य को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, एक तो मतलब खरीदने वाला है, और एक एक क्या है, एक बेचने वाला है ना, यहाँ पे दो है। तो आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद चलते हैं 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, बताइएगा। तो किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है आपका आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है ना। अब ऑप्शन सब पढ़ना जरूरी है नहीं बार बार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अभी ऐसे भी हम ऑप्शन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग। जय हिंद, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो अधिनायक शीर्षक कविता लिया गया है, वो किस कविता से किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो आपका लिया गया है वो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए, थोड़ा सा हम हड़बड़ा रहे हैं इसलिए ना, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार वो जो होता है ना बेचने वाला, कभी वो आते रहता है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है। तो कभी कभी होता है कि हम डरते हैं कि ऐसा ना कोई आ जाए, है ना। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अभी कहीं आए हुए हैं, हमारा जो रूम है अभी कहीं, मतलब जहाँ जो मेरा रूम है वहाँ पे हम रूम पर अभी नहीं है फ़िलहाल। तो जैसे आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, बताइएगा। ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है, या फिर कविता है। तो क्या है, एक लेख और एक पत्र क्या है, यह आपका ऐतिहासिक पत्र है। अच्छा, एक लेख और एक पत्र लिखे कौन है, तो लिखे हैं भगत सिंह लिखे हैं, ठीक है ना। कौन लिखे हैं, तो भगत सिंह लिखे हैं। भगत सिंह के पिता का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसको मैं सारा कुछ हम करवा चुके हैं, देख लीजिएगा। और पूछेगा कि चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह। क्या नाम था बाबू, अजीत सिंह। पूछ लेगा कि चाचा का नाम क्या था भगत सिंह के, तो क्या बोलेगा, अजीत सिंह, ठीक है। आगे देखिए, ओ स्वतंत्रता शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उसे रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ का याद आई होगी, बताइएगा। लक्ष्मण के, भरत के, कैकेयी के, या फिर राम के, तो बताइएगा। तो याद आएगा वो जो कैकेयी के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, उतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नहीं है, जल्दी पूछता ही नहीं है, मतलब अभी तक पूछा नहीं है। आगे देखिए, जो है इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, ठीक है। ओ सत्येंद्र पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया, ये भी एक क्वेश्चन भी आई है, इसको भी कर लीजिए। तो कहाँ स्थापित किए थे वो, तो किए थे आपका कहाँ, बताइएगा। तो किए थे आपका बड़हरवा, मधुबन और भितरहवा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, भितरहवा और मधुबन और बड़हरवा में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या आगे क्वेश्चन में कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, बताइएगा। नई कहानी आंदोलन के, या फिर कविता आंदोलन के, या फिर स्वाधीनता आंदोलन के, या फिर समाज सुधार आंदोलन के, बताइएगा। तो वो जो थे प्रमुख थे हस्ताक्षर, वो थे आपका नई कहानी आंदोलन के थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके थे प्रमुख हस्ताक्षर, तो वो थे आपका नई कहानी आंदोलन के, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है कौन है, बताइएगा। मतलब कि एकदम पतला है, पतला सुतला है ना। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो है आपका दीनू कुमार है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन है, दीनू कुमार। ठीक, आगे देखिए, क्या रहा है क्या
कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशर्मा गुलेरी, नामवर सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे बताइएगा? तो थे आपका नामवर सिंह था, ठीक है ना। चलिए आगे है कि परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ला के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे बताइएगा? तो क्या थे? तो थे आपके प्रबंध काव्य थे, ठीक है ना। यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन भी कर लीजिए भी आई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है बताइएगा? तो क्या नाम है? तो नाम है कालीराम, है ना। क्या नाम है? कालीराम। आपको ऑप्शन दे देगा सियाराम, सिरार राम, कुछ दे सकता है ना। ध्यान रखेंगे कि कालीराम नाम था। ऐसे भी आप जब कहानी पढ़े होंगे भाई ना, तो एकदम आराम से आपका दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है ना। जूठन क्या तरह का है? तो आत्मकथा पूछता है। जूठन क्या है? आत्मकथा है, कहानी है, कांकी है, क्या है? तो आत्मकथा है, ठीक है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइएगा? सौभाग्य क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं बोलते हैं कि ये मेरा सौभाग्य था जो हमें ये प्राप्त हुआ, कोई कहता है कि मेरा दुर्भाग्य था कि ये मेरे पास है, ऐसा बोलता है ना। सब नहीं, ज़्यादा बोलते हैं लड़की लोग, है ना, मतलब कि फीमेल लोग, ठीक है ना। फीमेल में कौन? मतलब कि कोई भी हो सकती है। पत्नी शब्द का पूछा गया, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? अर्धांगिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? मतलब कि दुश्मन को, कि जवानों को देख रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहे हैं? भाग जा रहे हैं। दुश्मन भाग जा रहे हैं किसको देख कर? तो जवानों को देखकर, है ना। तो नॉर्मल बात है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए जा सकता है, मतलब कि कहा, मतलब कि क्या से, मतलब कहना, मतलब कि किसी को कहा जा सकता है। तो ये कौन सा पदबंध है? तो आपका क्रिया पदबंध है, ठीक है ना। तो क्रिया पदबंध है, ठीक है। आगे देखिए, चतुर्भुज कौन समास है ना। चतुर्भुज कौन समास है बताइएगा? तो इसमें क्या है? चार भुजा है ना। तो यहाँ पे संख्या का नाम आ रहा है चतुर्भुज, जिसका चार भुजा यानी कि द्विगु समास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास। फिर कहेगा वर्गाकार, तो वर्गाकार में क्या होता है? आपका चार भुजा होता है, तो भी आपका आ जाएगा द्विगु में आ जाएगा, ठीक। कह रहा है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? विकास का विकासी होगा, विकसित होगा, या फिर विकासित होगा, या फिर विकासीन होगा। तो क्या हो जाएगा? विकास का विकासित, है ना। विशेषण पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, जरूरी से। विशेषण बहुत सारा पूछता है आपको, कम से कम 2-3 क्वेश्चन विशेषण से पूछ ही लेता है, विलोम शब्द पूछ लेता है, मतलब नॉर्मल मिला के सब पूछ लेता है। ग्रामर पढ़ना जरूरी है सब, है ना। ग्रामर का चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, जाके देखिएगा वीडियो, ठीक है ना। चलिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं बताइएगा? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं, कृदंत कहते हैं, या फिर क्रियाघोतक कहते हैं, क्रियाघोतक कुदंत कहते हैं, या फिर कुदंत नहीं कृदंत, या फिर वर्तमान कालिक विशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो अगर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है प्रत्यय, उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, यार अलावा कौन व्यंजन है भाई बताइएगा? यार अलावा कौन व्यंजन है? तो आपका है अंतस्थ व्यंजन, है ना। सब पढ़ना था ना आपको, ये भी हम करवाए हैं ऑब्जेक्टिव में। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उस व्यंजन क्या होता है, जिसमें से बोलने पर मुख से गर्म हवा निकलता है ना, वो कहते हैं, वो कहलाते हैं उष्ण व्यंजन, है ना। जैसे कि सा, है ना, सब क्या है? उष्ण व्यंजन है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछा गया है, जो कि नाक से बोला जाता है ना। तो कितना है टोटल? तो आपका है 5 है ना। अनुनासिक मतलब जो नाक के हेल्प से बोलते हैं, बिना नाक के हेल्प से नहीं बोल सकते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस अंबर होगा, या फिर दिग प्लस बर होगा, या फिर दी प्लस गंबर होगा, या फिर दिगम प्लस रा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो दिगंबर का होगा दी और का में हलंत और अंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आधा का यहाँ पे है, ठीक है। हला का नहीं, मतलब कि काम हलंत यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछ दे देगा कैसे भी घुमा फिरा के, तो ध्यान रखेंगे कि दी और काम में हलंत रहेगा और प्लस में अंबर, ठीक है। तो 81 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है ना। यानी कि कभी भी वो शॉर्ट पोएम नहीं लिखे हैं। लंबा कविता का मतलब होता है कि थोड़ा शॉर्ट, लेकिन हमेशा वो लॉन्ग लिखे हैं, बड़ा बड़ा कविता लिखे हैं। तो कौन है? तो है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। और एक बात और आपको बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम लेता है, कभी कभी दे देता है आपका
सिर्फ नाम दे देता है मुक्ति बोध, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ मुक्ति बोध अगर दे देता तो ऑप्शन नंबर वही हो रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि कभी कभी शॉर्ट नाम लिखता है, तो ये पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि इबारत से घिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, तो है आपका अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है ना। किनका है ये, अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है गांव का घर शीर्षक, है ना। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है, तो उसमें क्या खो गया है, तो खो गया है आपका पंच परमेश्वर। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहता है ये वाला, और एकदम गारंटी दे रहे हैं कि इस पर एकदम पक्का आएगा, ठीक है ना। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, बताइएगा। कर क्या रहा है वो, गाना गा रहा है, नाच रहा है, या फिर बात कर रहा है, या फिर सड़क सींच रहा है, क्या कर रहा है, तो सड़क पर पानी वो बिखेर रहा था, है ना, सींच रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा सर्कस का प्रकाश बुलाओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, बताइएगा। सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो टोटल 10 किलोमीटर, 10 कोस का बात किया गया है, ठीक है ना, 10 कोस का। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया था, बताइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दिल्ली शहर में रहकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, फिर उसका आंसर देखिए, ऐसे बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया था, तो आपका वो दिल्ली में रहकर किए थे, ठीक है। आगे देखिए कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का खलनायक कहाँ का रहने वाला है, बताइएगा। वो कहाँ का रहने वाला है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है का लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, बताइएगा। तो ये किनका रचना है, तो ये आपका है रघुवीर सहाय का है, ठीक है ना। किनका है, रघुवीर सहाय का है, ठीक है। इसका PDF मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है कि गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के सत्संग में आए, तो कौन सा 2 विचारधारा के सत्संग में आए थे, पास में थे, तो आए थे आपका अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए सही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, VVI है, कर लीजिएगा। कह रहा है क्या कि नील जल में या किसी की गौ झिलमिल देह जैसे हिल रही है ना। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है, बताइएगा। एक बार फिर से पढ़िए इसको। कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो ये जो पंक्ति है किसके वजह से लिया गया है आपका, तो लिया गया है आपका कहाँ से, बताइएगा। तो लिया गया है आपका, बताइएगा, लिया गया आपसे आपका उसका से लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, और आंसर को ध्यान से देखिए, ताकि आपको ध्यान में, माइंड में घुसा रहे, ठीक है, और फिर आप गलती वहाँ पे ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, बताइएगा। मगही या फिर मैथिली या फिर ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी, तो यहाँ आपका बताइएगा किस भाषा के कवि हैं, तो यहाँ आपका ब्रजभाषा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है, सूरदास की, नवादास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, या फिर तुलसीदास की, तो किसकी रचना है, बताइएगा। तो रचना है किनका, तुलसीदास का है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा नवादास किसके समकालीन थे, है ना। तुलसीदास के, विनोद कुमार शुक्ल, या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध, या फिर भूषण। तो तुलसीदास जो थे वो कैसे समकालीन थे, यानी कि नवादास जिस समय मतलब थे उसी समय तुलसीदास भी थे, ठीक है ना। यानी कि दोनों का वो समकालीन कहलाता है, जैसे कि जिस समय हम अभी जिंदा हैं उस समय अभी जिंदा हैं, तो हम दोनों का क्या समकालीन हो गया, ठीक है।
आगे देखिए कि हर्ष शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, बताइएगा। गद्य कविता है, शोक कविता है, या फिर हर्ष कविता है, या फिर पद्य कविता है। तो कैसा है ये हरजित, तो ये आपका है गद्य कविता है, ठीक है ना। कैसा आपका ये गद्य कविता है, ठीक। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, बताइएगा। ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को, या फिर राम को। तो किन्हें प्रियतम माना है, तो माना है आपका कृष्ण को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि शिवा बामनी के कितने मुतरकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो कितना टोटल किया गया है आपका 52 है ना, 52 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्या कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, क्या झरना है ना, झरना शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो झरना किसका है, बताइएगा। तो है आपका जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है ना। किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, तो कैसे हुआ था, तो हुआ था आपका कार दुर्घटना हो गया था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ध्यान देंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो आपका कार दुर्घटना में हो गया था, ठीक है। आगे देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो कब की थी यात्रा शमशेर बहादुर सिंह ने, तो कब किए थे, बताइएगा। तो किए थे वो, कब किए थे, 1978 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है 70 कि नील नदी अमेजन मिसौरी के वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, ये जो पंक्ति शीर्षक से सब कविता से लिया गया है, बताइएगा। तो किससे लिया गया है ये, तो लिया गया है आपका जन जन का चेहरा एक से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है आपका जन जन का चेहरा एक, ठीक है। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नील नदी अमेजन, अमेजन कहाँ है आपका पता है ना, नॉर्थ अमेरिका में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में, ठीक है। मिसौरी के वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा, है ना, धारा एक। तो ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया आपका जनजन का चेहरा एक से लिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि निम्न से शुद्ध शब्द कौन है, बताइएगा। निरी, तत्व, या फिर पत्नी, या फिर नुपुर। तो बताइएगा कौन सही है, पत्नी सही है, जैसे लिखा हुआ है पत्नी सही है, नहीं है सही, ठीक है। पत्नी किसे लिखा था आपका, पत्नी ऐसे लिखा था, ठीक है ना। निरी में आपका इधर से ये होता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे नूपुर भी गलती लिखा हुआ है आपका, नू पू और रा होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। आपके दोनों इधर से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है, तत्व सही लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जिस संख्या से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो पढ़े होंगे ना परिमाणवाचक कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे ना, तो बताइएगा। जिस संख्या से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं, समवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक। तो क्या कहते हैं, तो होता है आपका द्रव्यवाचक, है ना, जिससे हम परिमाण वाचक भी बोलते हैं, क्योंकि द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग, नापते हैं तौलते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं, है ना, इसको परिमाण में भी लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है कि शिक्षा शब्द क्या है, तो क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो क्या ये, तो आपका है क्या है, शिक्षा नहीं बोलते हैं कि शिक्षा ली जाती है, तो आपका ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। भिक्षा शब्द क्या है, बताइएगा। अब भिक्षा क्या है आपका, तत्सम है, तद्भव है, जैसे जैसे तो क्या है ये आपका है तत्सम है, ठीक है ना। और तत्सम तद्भव का क्लास हम एक पूरा स्पेशल हम लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अभी ग्रामर पढ़ना बाकी है आप लोग का ना, अभी जितना इधर से टाइम मिलेगा तो फिर उधर फोकस करेंगे ग्रामर की ओर। आगे क्या है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाठकी होगा, पाठिका होगा, या फिर पठाकू होगा, या फिर पाठकिन होगा, क्या होगा, तो है आपका हो जाएगा पाठिका, ठीक है ना। पाठक क्या होगा आपका, पाठिका हो जाएगा, ठीक है ना। कवि का हो जाएगा कवित्री, सब पढ़े हो ना। आगे देखिए, कच्छा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो कच्छा शब्द क्या है आपका है स्त्रीलिंग है, ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, भाई यहाँ पे क्या है, से है ना। तो से किसको दिखाता है बताइएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो यानी कि कर्ण कारक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अरे अच्छा एक मिनट,
आपका डी तो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा डी हम भी मार रहे हैं, डी आप भी मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दे रखिएगा, ये क्या है आपका, ये छत हो गया, ठीक है। छत पर क्या, ये बिल्ली हो गया, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे करण कारक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपदान अगर दे दिया ना तो अपदान मारिएगा। कैसे मारिएगा, क्योंकि बिल्ली है, छत से अगर कूदेगी तो यहाँ कूदेगी, ठीक है। यानी कि छत से यहाँ कूदेगी, यानी कि छत से अलग हो रही है, इसलिए आपका हो जाएगा अपदान कारक, ठीक है। हम अभी ऑप्शन हम सी नहीं देखे हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन अगर सी नहीं रहता तो आपको डी मारना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर सी है तो आप ऑप्शन सी मारिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है ना बिल्ली, ठीक है। सॉरी, हम ऑप्शन देखे नहीं, हम सोचे कि डायरेक्ट क्या करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का कह रहा है कि देश विदेश शब्द कौन समास है। तो जिसमें आपको डंडा दिखा हुआ रहा है, हम बताते हैं ट्रिक आपका, कि जिसमें बीच में डंडा रहे वो क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। देखो तो पढ़ा है, पता है आपको कि संख्या वगैरह रहेगा, तो चौराहा रहेगा, त्रिभुवन रहेगा, सब पता है ना। आगे देखिए कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। कोसों दूर भागना मतलब कि बहुत अलग रहना, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे क्या है कि जो स्त्री अभिनय करे, तो ये अभिनय करता है तो क्या होता है, मतलब कि डांस वगैरह कला वगैरह दिखाती है, उसको क्या कहते हैं, तो अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। कवित्री तो जो मतलब कि अपना कविता लिखते कविता लिखती है कोई, अगर फीमेल है तो उसको कवित्री कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्या कि जख्म पर धूल, जख्म पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। नामवर सिंह, मल्लेज, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो किनका ये आपका मल्लेज का, ठीक है ना। किनका है, मल्लेज का है। कह रहा है क्या आगे क्वेश्चन में कि त्रिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो कितने साल के हैं, तो आपका टोटल कितना है आपका त्रिच में 55 साल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का कह रहा है कि CW लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। तो किनमें, तो देखते थे वो जे कृष्णमूर्ति में, ठीक है ना। ठीक है, किन देखते थे, तो जय कृष्ण मूर्ति में देखते थे, ठीक है ना। उनको ऐसा दिखता था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या, स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो, या फिर विचार हो। तो कब आप खोज कर सकते हैं सत्य का, जब आप स्वतंत्र रहेंगे तब, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये हम देखते हैं ना ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर सी, तो हमको याद आता है लाल यादव का, है ना। वो देखोगे ना वीडियो कि यार हम सो नहीं रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मैं मनन कर रहा हूँ तो ठीक है, बात को समझ गए आप। अभी देखोगे वो वीडियो लाल यादव वाला कि हम मनन कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य खोज कब संभव है, जब आप स्वतंत्र रहेंगे तब, ठीक है ना। तभी तो कुछ कर सकते हैं आप। 85 का कह रहा है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, बताइएगा। 200 या फिर 300 या फिर 100 या फिर 700। टोटल आपका 300 का जिक्र है, यानी कि 300 याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है कलर की मौत, है ना। कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो कहाँ जाने के लिए मुड़ा था, तो जाने के लिए मुड़ा था निजी कैमरे की ओर, ठीक है ना। निजी कैमरे की ओर जाने के लिए वो मुड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, निजी कैमरे की ओर जाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हेनरी लोपेज, एंटोन चेखव, या फिर गाय डी मोपासा, या फिर टोपाज विलियम। तो कौन है, तो हैं आपका हेनरी लोपेज। कौन है, हेनरी लोपेज है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो कैसे हुआ था, तो रोमांटिक के साथ ही तो हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी यार भैया बी बिल्कुल सही है। हम ए बोल रहे हैं, बी तो बोल रहे हैं यहाँ पे, रोमांटिक उत्थान के साथ, ठीक है। एक मिनट। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, 89 का कह रहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ था बताइएगा, तो प्राप्त हुआ था आपका 1993 ईस्वी में। कब हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद के बाद का बात कर रहा है ना, तो आपका ये है मोहन राकेश जी हैं, ठीक है ना। इन्हीं का नंबर आता है, ठीक। आगे के चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए हैं। तो बताइएगा किसका अभिभावक बनकर, तो आए थे आपका खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए कहाँ तक हो गया इसमें, 91 हो गया ना। रेटू क्या कह रहा है कि बातचीत 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 शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला है, बताइएगा। तो रस का समुद्र है दो सहेलियों के बीच में, हम बताए थे ना, पढ़ाए थे बात से बात समझ, तब चैप्टर में देखे होंगे कि दो सहेली के बीच में रस उमड़ जाता है। ठीक है, और जब दो पुरुष बात करते हैं तो मतलब कि आलतू फालतू बात करते हैं, है ना, कभी गाली दे रहे हैं तो कभी कुछ कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि आदमी उठ सिकड़ी के कोयले डाल, मतलब कि उठ और क्या सिकड़ी के कोयले डाल, ये कौन कहा था, तो ये कहा था कौन, सूबेदार सिंह, है ना, सूबेदार हजारा सिंह कहा था। और ये कौन सा ये कहानी से लिया गया दोस्त, तो ले गया आपका उसने कहा था, ठीक है ना, है ना, उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, उसने कहा था, उसी से लिया गया है। ठीक है ना, क्या कहा था कि उठ और क्या कह रहा है, सिगड़ी के कोयले डाल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये तो हो गया कि उद्यमी उठ सिकड़ी में कोयले डाल दी, तो हो गया आपका। आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। कह रहा जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो कब बने थे, तो याद रखना कि जब मार्क्सवादी बने थे उनका जो डेट था 1924 था। ठीक है ना, 1924 में क्या थे, वो मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति यही लिखे हैं, पता है ना आपको। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, मतलब कि नॉर्मल नाम जो मतलब घर में आपका होता है ना, आपका नाम गोलू होगा, मोनू होगा, टोनू होगा, तो उनका था बाउल, क्या नाम था, बाउल नाम था, है ना। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, रेखाचित्र है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है, क्या है, तो ये आपका है निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, जीवनी क्या है आपका, वो वाल्मीकि है ना, ये जीवनी आपका। ठीक है, आत्मकथा। देखिए यहाँ पे 97 क्या कह रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सीतानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, बताइएगा। तो कौन सा नाटक लिखा था, तो ये आपका इंद्र सभा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, बताइएगा। तो धो रही थी वो दही जमाने के लिए, है ना। कहानी जब पढ़े होंगे पूरा पूरा बढ़िया से तो आपको पता होगा कि दही जमाने, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जल्दी यूट्यूब पे कोई पढ़ाता ही नहीं है सब्जेक्टिव, सब पढ़ाता है ऑब्जेक्टिव पे देखो, ऑब्जेक्टिव देखो। ठीक है, तो इसमें हम टोटल करेंगे कितना, 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जो कि आपका एग्जाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, इंपॉर्टेंट है तो इसको पूरा पूरा देखिए। और एक बात और, अब बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन पहले से आता था। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आप बना पाते थे। ठीक है, तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप पहली बार हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे, नहीं तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा फिर भुला जाएगा चैनल वालों को कि कौन सा चैनल था, आप कहाँ से चेक करें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 10 क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं पहले ही, 10 क्वेश्चन है और 10 क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्या है कि बिस्नी कौन है और इसको किसकी प्रतीक्षा है ना। तो बिस्नी कौन है और इसको किसकी प्रतीक्षा है, तो एक बढ़िया आंसर यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है ना, उसको आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है ना, और कॉपी निकाल लीजिए, उसमें भी आपको खुद से लिखना है। ठीक है, तो देखिए बिस्नी कौन है और इसको किसकी प्रतीक्षा है, ऐसा मत करिएगा कि बिस्नी है जो सिपाही की माँ है और वो वेट कर रही है अपने बेटे को, ऐसा नहीं लिखिएगा। पहले इसके बारे में पता करिए कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है ना, किस प्रकार का पाठ है, एकांकी है कि निबंध है, क्या है। देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे लिखना है। तो आपका जो एक बेहतरीन आंसर होगा वो देखिए आपका यही होगा। ठीक है ना, लिखिएगा कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश ने लिखी है। ठीक है, इस एकांकी में बिस्नी की माँ के रूप में चित्रित है। तो बिस्नी है जो क्या है आपका, माँ के रूप में है ना। उसे एक बेटा और एक बेटी है, और बेटी की शादी की चिंता माँ को है ना, क्योंकि वो बड़ी हो गई है ना, बिस्नी की बेटी। और वो जो उनका जो बेटा है वो कहाँ है आपका, वर्मा गया है ना। कहाँ गया, बर्मा गया है, किस लिए, तो युद्ध करने के लिए गया है। ठीक है ना, ठीक, देखिए यहाँ पे वह बेटे को बर्मा के युद्ध में भेज देती है ताकि वह कुछ पैसे कमा कर लाए। पहले तो बेटे का पत्र भी आता था, जब से लड़ाई छिड़ी है पत्र भी नहीं आता, पता नहीं वह वहाँ जिंदा भी है या फिर मारा गया है। ठीक है ना, तो माँ को टेंशन हो रहा है। ठीक है ना, बेटे के बारे में यहाँ पे। ठीक है,
बिस्नी को अपने बेटे की प्रतीक्षा है, क्योंकि किस लिए वेट कर रही है, क्योंकि मुन्नी का शादी करना है ना, यानी कि मुन्नी की शादी के लिए कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, पैसों की भी प्रतीक्षा है, ठीक है। तो यानी कि बेटे का भी कर रही है इंतज़ार और पैसों का भी कर रही है इंतज़ार, ठीक है ना, यानी कि दोनों यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप एक बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है ना कि नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई, बताइएगा। तो कब से आरंभ हुई, जब वो नारी थी जो घर में रहने लगी, है ना। और चलिए यहाँ पे एक बढ़िया आंसर डिस्कस करते हैं। तो आपका एक बढ़िया जो आंसर हो सकता है आपका ये हो सकता है, ठीक है ना, और भी बढ़िया लिख सकते हैं आप। तो देखिए, नारी की प्रधानता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, है ना, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, क्योंकि पुरुष को क्या करना था, हल कुदाल चलाना था, है ना, और नारी को क्या करना था, आपको घर में अछोरना पछोरना, यानी कि घर को संभालना, घर को सही तरीके से रखना, है ना, ये सब काम में व्यस्त रहने लगी। तो इसी चलते आपका नारी की प्रधानता आरंभ हुई कब से, जब से वो कृषि का आविष्कार हुआ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने अच्छे से, अपने मतलब बढ़िया प्रश्न बना के, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे हम अभी बता रहे हैं जो बता रहे हैं, ठीक है। एक बढ़िया आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी लिखा हुआ है ना वही लिख दीजिए, और थोड़ा बढ़िया बना के लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है छोड़ने पर छोड़ने, तो आप लिखिएगा कि घर के कामों में व्यस्त रहने लगी, है ना, और जो पुरुष थे वो अपना बाहर के कामों में व्यस्त रहने लगे, तो तब से क्या हुआ, नारी की प्रधानता आरंभ हो गई, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिलहाल अभी आपका ये आंसर बेस्ट है, यही आपको लिखना होगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, साफ़ सुथरा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा ना कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था, बताइएगा क्या बरामद हुआ था। देखिए इसका देखते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पे लिखना होगा आपको कि लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे, है ना। तो आपका ये आंसर आपका आराम से हो सकता है, लिख सकते हैं, और बेहतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि मालती कौन है ना, देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मालती के पति का परिचय दीजिए, है ना। अब चलिए मालती के पति के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि रोज शीर्षक कहानी के रचयिता अज्ञे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा उसके पाठ के बारे में लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, इसको नंबर बढ़ाएं, तो ठीक है ना। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि किस कहानी से लिया गया है, तो ये रोज से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा आप, रोज शीर्षक कहानी के रचयिता अज्ञे हैं, ठीक है ना। मालती इस कहानी की नायिका है, मेन नायिका है, मेन पात्रिका है, वो कौन है, मालती है। उसके पति का नाम महेश्वर है, ठीक है। वह पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, है ना, वो डॉक्टर हैं। वे प्रातः यानी कि सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं और दोपहर 2 बजे वापस आते हैं, फिर 2 घंटे के लिए शाम में रोगियों के लिए हिदायतें देने जाते हैं, ठीक है ना। महेश्वर अन्यमनस्क मतलब क्या कहें कि अपना काम में बिजी, ठीक है, होकर अपना काम करते हैं, है ना, मैंने कि कहीं भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना काम में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अक्सर गैंग्रीन के रोगियों की, है ना, कि टांग उन्हें काटनी पड़ती है, जिनको गैंग्रीन हो जाता है उनका टांग काटना पड़ता है, ठीक है। पत्नी एवं पति यानी कि पत्नी एवं पति के प्रेम का अभाव, यहाँ पे पति कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पत्नी कर लीजिएगा, कहीं कहीं भी एक मतलब पति कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे पत्नी पत्नी हो गया है। तो पत्नी एवं पति के प्रेम का अभाव उनके जीवन में रहता है। वैसे एक पुत्र भी है, पर पारिवारिक रिश्ता प्रेमपूर्ण नहीं है ना, बढ़िया मतलब कि रिश्ता नहीं है। बेटा है फिर भी मतलब कि उतना मतलब बढ़िया प्रेम पूर्वक जीवन नहीं है, काहे कि वो बिजी रहते हैं, समय देते नहीं हैं अपने वाइफ को। अब आप भी नहीं दीजिएगा तो फिर है ना घुस जाएगी ना वो जो आपकी नारी मित्र है ना। आगे देखिए कि ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं कि केवल अपने काम में फंसे रहते हैं, है ना। इस कारण महेश्वर की पत्नी मालती भी उत्ताप से भरी रहती है, ठीक है ना। एकदम नहीं कहता कि एकदम नाश करके रख रही है, मतलब अंदर से ना बेचारी समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होता होगा। आगे, महेश्वर का जीवन बेझील नीरस तथा निर्जीव व्यतीत होता है, जैसे कि वो जिंदा ही नहीं है, एकदम मरा हुआ टाइप का है ना, महेश्वर का ज़िंदगी ऐसा लगता है। उल्लास, अपनापन और प्रेम का भी अभाव है, ना उसमें आपका मतलब हैप्पीनेस है, यानी कि उल्लास नहीं है,
ना उसमें क्या है अपनापन है कि हाँ ये मेरा है, ये सही से रखना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। ना उनके पास कोई प्रेम है, ना कोई लव है, ठीक है ना। मतलब कुछ इनके मतलब फील नहीं होता है, बस अपना काम में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ओ सदनिरा किस नदी के लिए कहा गया है। ये तो गंडक के बारे में कहा गया है। चलिए देख लेते हैं पहले इसका आंसर। तो देखिए एक बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, ये लिखिएगा कि ओ सदनिरा गंडक के नदी के लिए कहा गया है। पहले यह नदी लाश से सिकुड़ हुई थी, मतलब कि पहले उतना उफान नहीं था, पर वह क्या हो गया, अब उफान पर चल रही है। तो क्या लिखेंगे आप, वह अब उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मतलब कि वो पहले उफान पर नहीं था, मतलब कि नॉर्मल बहती थी, लेकिन अब क्या है, अब काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं कि पूरा उफान में बहती है, बहुत मतलब क्या होती है तो पूरा नाश करते हुए आती है, उजाड़ देती है घर द्वार, इस तरीके से मतलब बहती है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं एक बढ़िया आंसर, और भी बढ़िया लिख सकते थे, और बढ़िया लिख दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक काच और कंचन से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जायसी रचित पहले कड़बक के कलंक, ठीक है ना, और कांच और कंचन से क्या तात्पर्य, उनका क्या तात्पर्य का मतलब होता है, क्या मीनिंग है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे आप आंसर में। एक जो बढ़िया आंसर हो सकता है आपका ये हो सकता है, क्या लिखेगा कि अब देखिएगा क्या कि कड़बक है ना, शीर्षक कविता के रचनाकार प्रेम काव्य परंपरा के सिस्टम कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। अब फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि विधाता ने चंद्रमा के समान कवि को संसार में बनाकर कलंकी कर दिया है, ठीक है ना, पर वह प्रकाश ही करता है। एक और जहाँ कवि कलंकी है, एक आँख का होने का कारण वही, दूसरी ओर चांद अपनी कलिमा के कारण कलंकी है, पर दोनों ही प्रकाश करते हैं, है ना। दोनों तो प्रकाश ही करते हैं, दूसरों को समझा रहे हैं तो बता रहे हैं तो। कलंक का अर्थ है कलंकित, बिना गलती के आरोप लगना, ठीक है ना। मैंने कि कोई गलती नहीं किया फिर ये क्या है, आरोप लगाते रहता है। एक तो आपका चंद्रमा हो गया, और फिर आपका कवि पर भी है ना आरोप लगता है, ठीक। आगे देखते हैं। और यहाँ पे कांच का अर्थ देखिए क्या है। कांच का अर्थ है कच्ची धातु और कंचन का अर्थ है सोना, ठीक है ना। कांच का अर्थ क्या है, कांच का अर्थ है कच्ची धातु, और कंचन का अर्थ क्या है, सोना, ठीक है। पूछ लेगा कि कांच का अर्थ क्या है, तो बताइएगा कि कच्ची धातु, ठीक है ना, और कंचन का अर्थ है सोना, ठीक। जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती, यानी कि कहने का मतलब सोने की चमक नहीं आती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कह के सीता से क्यों कहना चाहते हैं, कि आप कहिए क्यों कहना चाहते हैं। देखिए मन का बात है यहाँ पे, चलिए आप देख लेते हैं इसका आंसर। तो एक बढ़िया आंसर हो सकता है क्या, कि तुलसी संकोची स्वभाव के थे, है ना, मतलब कि वो खुले विचार के नहीं थे, ठीक है ना। अतः राम से कहने की उन्हें उतना हिम्मत नहीं थी, ठीक है, उतना हिम्मत नहीं थी जितनी माता सीता से कहने की है, ठीक है ना। जैसे कि अभी क्या होता है कि मम्मी सब कुछ बोलते हैं पर पापा से नहीं बोल पाते हैं, और समझ रहे हैं बात को। माताएं तो दयावान होती है, वे उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगे। मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है, ठीक है, इसलिए माँ से तुलसी याचना करते हैं, सीधे राम से नहीं, क्योंकि माँ होती है दयावान। आप कुछ भी बोलेंगे तो मतलब कि कुछ अगर चाहिए आपको तो मम्मी का पहले बोलते हैं, लड़का लोग का तो यही है। तो पापा से डायरेक्ट लड़का लोग कभी बात नहीं करता, पापा से कभी भी डायरेक्ट बात नहीं होता है, मम्मी को बोलता है ना। ऐसे हम भी क्या है तो मम्मी को बोलते हैं, तब पापा को बोलते हैं, फिर पापा हमसे बात करते हैं। तो बस लड़का में यही होता है। लड़के लोग का तो मतलब पापा से बहुत रहता है प्रेम वगैरह, लेकिन लड़का लोग का मम्मी से खूब जानता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, तो बता सकते हैं आप। तो चलिए एक बढ़िया आंसर इसका देखते हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया आंसर आपका ये हो सकता है कि वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जंगलों के राजा शेर से की है ना। विशाल शरीरधारी जंगली हाथी को शेर को मार डालता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि अगर देखिए यहाँ पे विशाल शरीरधारी जंगली हाथी को शेर मार डालता है,
अगर हाथी कितना भी मतलब कि वो बल्लेबान हो, लेकिन शेर क्या करता है, मार डालता है, ठीक है ना। और हाथी एक स्थूल जानवर है, जबकि शेर एक क्या है, फुर्तीला जानवर है। स्थूल मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, मतलब कि नहीं कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम आराम आराम से चलता है ना। तो स्थूल जानवर है, और जबकि शेर क्या है, फुर्तीला जानवर होता है ना। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी, वीर शिवाजी साहसी और पराक्रमी थे, ठीक है ना। वे मेघराज की तरह पराक्रमी वीर थे, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरीक़ा से आप बढ़िया आंसर एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि तुमुल कुलाह कलह में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बढ़िया आंसर क्या हो सकता है कि तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता में जयशंकर प्रसाद के मनुष्य जीवन में व्यापक विषाद, अवसाद और व्यवस्था दर्द की अभिव्यक्ति की है, ठीक है। आज की दुनिया कोलाहल से भरी हुई है, कोलाहल मतलब कि शोर से भरी हुई है, ठीक है ना, नॉइज से भरी हुई है। स्त्री ही पुरुष की जीवन में प्रवेश कर उसे शांति, चैन, स्थल और सुकून प्रदान करती है, ठीक है ना। नायिका श्रद्धा नायक मन को सुकून देती है। मतलब कि समझ सकते हैं ना बात को, कि आजकल जो इतना दुनिया में मतलब अशांति है, मतलब बढ़िया से किसी को किसी से प्रेम नहीं है। मतलब जब आपका शादी ब्याह होता है तो मतलब समझ रहे हैं ना बात को, अच्छा से आप किसी कुछ भी अपना दिल की बात बता सकते हैं, अपनी जो होती है आएगी, है ना। तो मतलब कि अब फिर अब मतलब किसी की, आपके जो मम्मी है पापा से सब चीज़ बता सकते हैं, पापा आपका पापा हैं जो मम्मी से सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि क्या कह रहा है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है ना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देते हैं, यहाँ पे आपका उत्तर भी है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब यहाँ पे आंसर पढ़ना। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र जो अब दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। अब पुत्र वियोग मतलब कि पुत्र का दुख, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एक बढ़िया आंसर क्या लिख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं है को की गई माता की सेवाओं को याद करती है ना। वो अपना जो पास्ट होता है वो याद करती है, मतलब कि जो मतलब किसी की दुलार प्यार वो याद करती है, ठीक। माँ पुत्र को शीत ठंडक से बचाती है, ठीक है। वह उसे गोद से कभी नीचे उतारती ही नहीं, ठीक है ना। और अब मतलब आप जब छोटे थे तो आपको भी ऐसे ही था, है ना, कि ज़मीन ठंडा है बाबू क्यों ना उतारें, है ना। इस तरीक़ा से आपका चलता था, होता था, ठीक है। तो पुत्र को शीत ठंडक से बचाती है, वह उसे गोद से कभी नीचे नहीं उतारती। बच्चा जब माँ कहकर रोता चिल्लाता या सुरक्षा की गुहार लगाता है, तब माँ दौड़ी आती है। हर किसी का माँ, आपकी माँ, हमारी माँ, सबकी माँ, है ना। माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, ठीक है। वह लोरियाँ गाती है, अगर रोते हैं चिल्लाते हैं तो, है ना, क्या करती है आपके लिए, लोरियाँ गाती है। और आराम से पीठ पर या फिर माथा पर हाथ रख के थपकी देती है, ठीक। बच्चे के चेहरे पर मलिनता देखकर रातों भर जागी रहती है। अगर कुछ दिक्कत होता है बच्चा को तो माँ एकदम बेचैन रहती है ना। देखे होंगे आप, ठीक, देखे क्या होंगे आप, जानते होंगे, फील करते होंगे आप, है ना, आप फील किए भी होंगे। वह अपनापन भूलकर पत्थर को भी देवता मानती है। वह देवताओं पर नारियल, दूध और बतास चढ़ाती है। कहीं वह माथा भी टेक कर सलामती की दुआ मांगती है। इस प्रकार माँ बच्चे के सुख के लिए अपने सुख का ध्यान भी नहीं रखती है ना, कि हमें कुछ भी हो जाए पर हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के निधन हो जाने पर एक बार देखने के लिए तरसती है। अगर मतलब कि वो बच्चा अगर अब दुनिया में नहीं रहता है तो देखने के लिए तरसती है, वो बहुत विलाप करती है, रोती है, मतलब क्या गुजरता है वो जानते होगी माँ। वह रात दिन वह रात दिन वह रात दिन की साथिन की तरह व्यवहार करती है। साथिन कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि एकदम उतावला टाइप का, है ना, एकदम मतलब जैसे कि चंग भंग टाइप का, एकदम मतलब कि मन नहीं लग रहा है उस टाइप का, ठीक है ना। तो उस टाइप का व्यवहार करती है। अब जो माँ है वो जानती होगी, ये जो आइडिया है ज़्यादा आपको लड़के लोग को मतलब कि फील हो सकता है, ठीक है ना।
और जो भी अभी लड़की जिनका शादी ब्याह हो गया होगा, अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि शादी ब्याह बहुत लोग को हो जाता है 12 तक, तो मतलब समझ सकती है, और बाद में गर्ल ही समझ सकती है इस चीज़ को, ठीक है। तो ठीक है, ये हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मिल लेंगे हम आपको एक बढ़िया वीडियो के साथ, ठीक है ना। इसके बाद क्या चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम अभी सब्जेक्टिव की नहीं लाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो है जो रेगुलर मिलता रहे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।